हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 12 में हम लोग हैं। ये पार्ट 1 जो है इस बुक का, जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, उसका लास्ट चैप्टर है और हमारे कोर्स का भी ये फिलहाल लास्ट चैप्टर रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी फ़िलहाल हम इस कोर्स को, मतलब ये वाला कोर्स तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस बुक को अभी हम पॉज कर रहे हैं। इसके आगे अभी हम इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे। पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर के साथ, और पार्ट 2 का जो कोर्स है वो डिपेंड करेगा आप लोगों की डिमांड के ऊपर। अगर आप लोगों की अच्छी डिमांड होगी तो उसको भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर लिया जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ दिस बुक विल बी पुट ऑन होल्ड। ठीक है, तो चैप्टर आज रहेगा ओशियंस के ऊपर। लास्ट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहने वाला है। इसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे, जैसे अभी तक हम बाकी अपने चैप्टर समझते हुए आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे, जिनको पसंद आई है ये, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उन लोगों को भी कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, चैप्टर 12 दी ओशन। सबसे पहले देखा गया है एक्सप्लोरिंग द ओशंस। ठीक है, कि ओशंस क्या होते हैं। ओशंस अगर हम हिंदी में बात करें तो ओशंस होते हैं महासागर। ठीक है, ओशन समुद्र नहीं है, समुद्र जो होते हैं दैट आर सीज, ये उससे भी बड़े होते हैं, इनको बोला जाता है महासागर। ठीक है, ओशंस जो है कंप्राइज कितना करते हैं, अगर हम 70%, यानी कि टोटल अगर हम अर्थ के सरफेस का बात करें तो 70% हमें पता है कि ओशंस है, या फिर अगर हम एरिया के टर्म्स में बात करें तो 140 मिलियन स्क्वायर माइल्स के आसपास। ठीक, दे हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल वेटिंग टू बी डेवलप्ड। अब इतने बड़े एरिया में है तो इनका पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक इसको डेवलप नहीं कर पाए हैं हम लोग ढंग से, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो पोटेंशियल है पूरी तरीके से डेवलप अभी नहीं हो पाया है। इसमें से बीइंग अ सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फूड स्टफ्स मिलता है, जैसे कि आप मान लीजिए फिश है, यू हैव द मैमल्स, आपको रेप्टाइल, सॉल्ट एंड अदर मरीन फूड स्टफ्स, ये सारा फूड स्टफ्स मिलता है। जो टाइड्स हैं दे कैन बी हार्नेस टू प्रोवाइड पावर। ठीक है, यानी कि इससे फूड तो मिलता ही मिलता है, साथ में जो टाइड्स वगैरह होती हैं उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं पावर के लिए। ठीक है, यू माइट बी नोइंग दिस टर्म टाइडल एनर्जी। ठीक है, टाइडल एनर्जी का बेसिकली यूज़ करके इस तरीके के टाइडल पावर प्लांट्स वगैरह लगाए जा सकते हैं, जिससे हम लोग बिजली वगैरह का उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है ओशियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल ओशियनोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन बिगेन ओनली विद द ब्रिटिश एक्सपेडिशन ऑफ द चैलेंजर, द फर्स्ट सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड डीप सी एक्सपेडिशन। ठीक है, तो जो फॉर्मल ओशियनोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट हुई है 1873 के आसपास से। ठीक है, जब जो ब्रिटिश एक्सपेडिशन हुआ था बाय द चैलेंजर, वो हुआ था, वो पहला सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड डीप सी एक्सपेडिशन था। डीप सी एक्सपेडिशन का मतलब है कि गहरे समुद्र में जाके जो खोज वगैरह की गई थी, जो उसके बारे में पता लगाया गया था, वो इस समय ही किया गया था। तो हम यहां पर से कह सकते हैं कि जो ओशियनोग्राफी का फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है वो इस समय शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी क्या है? इट इज द साइंस ऑफ द ओशियंस, हैज बिकम such an important subject in recent years that researches into the deep seas have been conducted by many institutions, universities, government ministries and other international organizations. ठीक है, ये एक बहुत ही important subject बन चुका है, मतलब हाल ही के सालों में। तो इसमें क्या है कि डीप सीज में जो रिसर्चेस है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा, या आप कह सकते हैं काफ़ी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, मिनिस्ट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जा रही है। The most famous international oceanographic research center is the International Council for the Exploration of the Sea with its headquarters in the Copenhagen. ठीक है, कोपनहेगन में इस तरीके का एक फेमस इंटरनेशनल ओशियनोग्राफिक का रिसर्च सेंटर है। कोपनहेगन कहाँ पर है? कोपनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, उसकी कैपिटल है ये कोपनहेगन। वहां पर ये एक फेमस इंटरनेशनल ओशियनोग्राफिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, Ocean exploration for the observation and recording of oceanographic data is a very expensive matter. Expensive मतलब होता है महंगा। ठीक है,
काफी ज्यादा महंगा है। इट इन्वॉल्व्स द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पेशली इक्विप्ड वेसल्स इन मिड ओशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड लार्ज स्केल ओशियनोग्राफिक रिसर्चेज आर दस बेस्ट अंडरटेकन बाय इंटरनेशनल बॉडीज। ठीक है, तो इसका जो मतलब ऑपरेशन वगैरह है या जो आप कह सकते हैं कि मेंटेनेंस वगैरह है, स्पेशली इक्विप्ड वेसल्स चाहिए। ऐसे वेसल्स चाहिए जो पानी के अंदर रह सकें, जो पानी का प्रेशर वगैरह होता है उसको झेल सके लंबे समय तक। इसलिए जो लार्ज स्केल के ओशियनोग्राफिक रिसर्चेज वगैरह होती हैं वो इंटरनेशनल बॉडीज द्वारा ही की जाती है। इंटरनेशनल बॉडीज मतलब हो गया कि जहां पर मोर देन वन कंट्री इन्वॉल्व है, ठीक है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। पहले जो एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी दैट वाज योर इको साउंडिंग टेक्निक। ठीक है, इको साउंडिंग टेक्निक को रिप्लेस कर दिया गया है अब रडार साउंडिंग एंड इलेक्ट्रिकल इको डिवाइसेस टू फाइंड द प्रिसाइज डेप्थ्स ऑफ ओशियन फ्लोर्स एंड मैप द रिलीफ ऑफ द ओशंस। ठीक है, उसको रडार साउंडिंग टेक्निक या आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज नोन एज सोनार टेक्निक। ठीक है, सोनार टेक्निक का इसमें यूज किया जाता है। ये साउंड नेविगेशन की टेक्निक होती है, इसके थ्रू इसको यूज करते हैं। और ये किस लिए यूज की जाती है कि हम लोग प्रिसाइज डेप्थ यानी कि कितनी गहराई है ओशन फ्लोर की उसको पता लगा सके। ओशन फ्लोर इज नथिंग बट जो हमारी ओशन का तल है, ठीक है, जो ओशन का बेस है, जो ओशन का हम कहेंगे कि फ्लोर है, ठीक है, दैट इज नोन एज ओशन फ्लोर। तो वो कितना डेप्थ पर है, यानी कि जो सी लेवल है, जो समुद्र का लेवल है, समुद्र का तल है, उससे जो उसका बेस है, ठीक है, तो तलहटी है, या हम कह सकते हैं कि जो फ्लोर है उसकी डेप्थ कितनी है। और जो ओशियंस में रिलीफ है, रिलीफ का मतलब है कि कहां पर प्लेन है, कहां पर कोई ट्रेंचेस वगैरह है, मतलब गहराई है, कहां पर कोई सबमर्ज्ड आपके बने हुए हैं, रिजेस बने हुए हैं, प्लेट्यूज बने हुए हैं, तो वो सारी चीजें देखने के लिए ये टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद दिखा गया है कि ट्रेन्ड फ्रॉगमैन इक्विप्ड विद मॉडर्न ब्रीदिंग apparatus आर एम्प्लॉयड टू गैदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्रेट डेप्थ्स। फ्रॉगमैन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होंगे इस प्रकार के, जो कभी टीवी वगैरह में आपने जैसे नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह है, डिस्कवरी वगैरह, उसमें आपने देखे होंगे कि आपको देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे लोग जो कुछ स्नॉर्कल्स वगैरह लगा के या कुछ जो अलग तरीके के कपड़े वगैरह पहन के अंदर जाते हैं, सी डाइवर्स जिनको बोलते हैं, गोताखोर जो होते हैं ना, उस तरीके के जो लोग होते हैं वो जाते हैं, उनके पास मॉडर्न ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स या apparatus जो अगर मैं बता रहा हूँ, जो आपको स्नॉर्कल्स वगैरह होते हैं, उसको यूज करके वो लोग ग्रेट डेप्थ में जाते हैं और वहां से कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं। Deep sea core samples are obtained by boring for the study of the oceanic deposits, the various kinds of oods, muds and clays। ठीक है, डीप सी से क्या है कि कोर सैंपल्स लाए जाते हैं, और वो कैसे लाए जाते हैं, बोरिंग करके। बोरिंग मतलब है कि जो ओशन फ्लोर होगा उसमें आप कुछ बोर वगैरह करेंगे। और क्यों करेंगे, ताकि आपको जो ओशन में अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट्स हैं उनके बारे में पता लग सके। अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर नाम लिखे दिख रहे हैं, ऊड्स है, मड्स है, क्लेज है, ये होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं इनको आगे मैं आपको समझाऊंगा, ये आगे बुक में दिए गए हैं। इसके बाद कुछ ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग थर्मोमीटर्स हैं एंड अदर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी लोअर्ड टू एनी रिक्वायर्ड डेप्थ बाय स्टेशनरी वेसल्स विद लेबोरेटरी फैसिलिटीज फॉर प्रोसेसिंग एनी रिक्वायर्ड डेटा। ठीक है, कुछ ऑटोमेटिक टेम्परेचर रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए थर्मोमीटर्स हैं, कुछ और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, उनको किसी भी डेप्थ पर, यानी कि जिस भी डेप्थ पर, जिस भी गहराई में उनको उतारने की जरूरत है वहां पर उनको उतारा जाता है। और किसके थ्रू उतारा जाता है, कुछ स्टेशनरी वेसल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे स्टेशनरी वेसल्स मगर आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सबमरीन है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रही है, वो रुकी हुई है, उसके अंदर कोई लेबोरेटरी फैसिलिटीज वगैरह है, तो उस तरीके के इस जो वेसल्स हैं उनके थ्रू इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को, इस तरीके के ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग थर्मोमीटर्स को रिक्वायर्ड डेप्थ पर लोअर किया जाता है, वहां से ये डेटा कलेक्ट करते हैं। देन दैट डेटा को जो है वो लेबोरेटरी जो बनाई गई है उसमें प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट फ्लो वेरियस काइंड्स ऑफ करंट मीटर्स यूजिंग प्रोपेलर्स, वेन्स और पेंडुलम्स हैव बीन डिजाइन। पहली बात तो ये वर्ड जो है करंट, ये ओशन करंट है। ठीक है, ये जो बिजली वाला करंट, इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट होता है उस वो नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ये है ओशन करंट। ठीक, ओशन करंट आप लोगों को पता है कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द वाटर है, ठीक है, दैट इज योर करंट। उसके बारे में आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके लिए मतलब करंट को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कुछ अलग अलग करंट मीटर्स यूज किए जाते हैं, जिनमें प्रोपेलर्स हैं, जिनमें कुछ वेन्स लगे होते हैं, पेंडुलम्स वगैरह लगे होते हैं। सील्ड बॉटल्स एंड अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स containing instructions for reporting their precise time and place of discovery are released in large numbers to compute the rate and direction of drift and current flow। तो इस तरीके के कुछ और भी डिवाइसेज हैं, सील्ड बॉटल्स हैं, कुछ और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं,
जिनको यूज किया जाता है ताकि हम रेट और डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट और करंट फ्लो को पता लगा सकें। With all these modern techniques at the disposal of the oceanographers, our knowledge of the mysteries of the ocean is greatly increased. तो इस तरीके के जो मॉडर्न टेक्निक्स, जो आधुनिक तकनीक का यूज किया जा रहा है ओशियनोग्राफर्स द्वारा, उसकी वजह से जो ओशियंस की मिस्ट्री है, या हम कहेंगे जो महासागरों का रहस्य है, उसके बारे में हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा नॉलेज है, वो काफी बड़ा है। बट स्टिल देयर इज मच टू बी डिस्कवर्ड। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सारी जानकारी हमें मिल गई है। अभी भी हमें काफी सारी जानकारियां ऐसी हैं जो पता करना या हमें जिसका खोज करना, जिसके बारे में जानना अभी भी हमें बाकी है। ठीक है, चलिए, ये तो एक जनरल डिस्कशन हो गया ओशंस के बारे में। इसके बाद हम आगे देखते हैं रिलीफ ऑफ द ओशंस, कि रिलीफ क्या होता है। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया कि रिलीफ वगैरह को मेजर करने के लिए उसके बारे में भी इस तरह की रिसर्चेस की जाती हैं। तो रिलीफ्स में हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, व्हाट इज द ओशन फ्लोर, द अबाइसल प्लेन, डीप ट्रेंचेस वगैरह, ये सब चीजें क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रिलीफ ऑफ द ओशन क्या है, देखिए, द ओशन बेसिन्स आर इन मैनी वे सिमिलर टू द लैंड सरफेस। ठीक, अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी लैंड है, ठीक है, लैंड सरफेस के ऊपर क्या है कि हर जगह प्लेन तो है नहीं, ठीक है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर प्लेट्यूज है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर वैलीज है। तो उस तरीके की ही चीजें जो है वो समुद्र के अंदर भी होती हैं, और हमें वो ऐसे क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि वो सारे का सारा पानी के अंदर है। अब जो पानी के अंदर अगर जाएगा तो उसको ये चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, वहां पर सबमरीन रिजेस है, प्लेट्यूज है, कैनियंस है, प्लेन्स है, ट्रेंचेस है, ये सारी सारी चीजें। ठीक है, इनका जो सेक्शन है वो नीचे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, एक बार उसको देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा हमें। ये देखिए, अगर हम बात करें, हमें तो केवल सिर्फ अगर हम देखेंगे तो हमें तो ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, तो हमें तो लगेगा सब कुछ प्लेन है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके की अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर आपको सबमरीन रिज दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर कुछ माइनर ट्रेंच है, मतलब एक छोटा सा इस तरीके का डीप ट्रेंच गड्ढा सा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ओशन डीप है, यानी कि एक बहुत बड़ा ट्रेंच है। तो इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आप तरीके से कह सकते हैं कि एक हाईलैंड सा रीजन है, यहाँ पर कुछ प्लेट्यूज वगैरह है, इस तरह की चीजें यहाँ पर है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, देन वी हैव द कॉन्टिनेंटल स्लोप, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं एक एक करके, ये क्या चीजें हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, देखिए, दिस इज इन फैक्ट the seaward extension of the continent from the shoreline to the continental edge marked approximately by the 100 fathom, that is 600 feet isobath। ठीक है, आइसोबाथ क्या होता है, आइसोबाथ ऐसी लाइंस होती हैं जिनकी डेप्थ, मतलब ऐसी लाइंस जो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करती हैं जिनकी डेप्थ जो है वो सी लेवल से सेम होती है। ठीक है, समझ गए आप कि सी लेवल जो है, यानी कि जो समुद्र का लेवल है, समुद्र तल है, उसके नीचे, उसके अगर हम डेप्थ में जाएं तो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जिनकी डेप्थ सी लेवल से सेम है, उसको बोला जाता है आइसोबाथ। ठीक, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कुछ नहीं है, जो कॉन्टिनेंट्स है उनका सीवर्ड एक्सटेंशन है, यानी कि समुद्र की तरफ को उनका एक्सटेंशन है शोर लाइन से। शोर लाइन मतलब जो तट होता है वहां से, ठीक है, वहां से लेकर कहां तक, जो कॉन्टिनेंटल एज है वहां तक। ठीक, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज दस अ शैलो प्लेटफॉर्म। ये एक शैलो प्लेटफॉर्म है, यानी कि बहुत ज्यादा गहरा ये नहीं होता है, जिसकी जो विड्थ है वो वेरी करती है फ्रॉम फ्यू माइल्स इन दी नॉर्थ पैसिफिक ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, कि अगर हम नॉर्थ पैसिफिक ओशन में बात करें, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से, तो वहां पर इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब एक तरीके से चौड़ाई जो है वो कुछ मील की है, टू ओवर 100 माइल्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप। ठीक है, और अगर हम नॉर्थ वेस्ट यूरोप के पास देखें तो इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है, 100 माइल्स है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो विड्थ है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नहीं है। वो इतने से पढ़ के हमें समझ में आ गया कि कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। कुछ प्लेसेस जहां पर एक्सट्रीमली माउंटेनियस है, जैसे कि द रॉकी माउंटेन है, द एंडीजन कोस्ट है, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बी एंटायरली एब्सेंट। वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिल्कुल भी प्रेजेंट ही ना हो। ठीक, ऑफ ब्रॉड लोलैंड कोस्ट लाइक दोज ऑफ द आर्कटिक साइबेरिया, a maximum width of 750 miles has been recorded। तो 750 मील तक की विड्थ भी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये विड्थ है। ठीक है, और a width of 20 to 100 miles is generally encountered। मतलब अगर जनरली आप कहीं पर भी इस तरीके की कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह देखेंगे किसी भी कोस्ट के पास, तो लगभग 20 से 100 मील की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की विड्थ है वो एक जनरल है। बाकी कहीं कहीं पर ज्यादा भी हो सकती है, 100 माइल्स, 750 माइल्स तक भी हम लोग देख रहे हैं आर्कटिक साइबेरिया के पास। और कहीं कहीं पर जहां पर रॉकी माउंटेन्स वगैरह है, जैसे कि एंडीज है या फिर रॉकी माउंटेन वगैरह है, तो वहां पर ये एब्सेंट भी हो सकती है बिल्कुल। ठीक,
द एंगल ऑफ द स्लोप इज ऑल्सो वेरिएबल, जो स्लोप का एंगल है वो भी वेरिएबल है, एंड इज नॉर्मली लीस्ट वेयर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज वाइडेस्ट, जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे ज्यादा चौड़ा होगा वहां पर यह एंगल सबसे कम होगा, ठीक है। और आ ग्रेडियंट ऑफ 1 in 500 इज कॉमन टू मोस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, तो मोस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वहां पर एंगल कितना है या ग्रेडियंट कितना है 1 in 500। 1 in 500 का मतलब होता है कि 500 अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो 1 का क्या आ रहा है, डिप आ रहा है। मैं इसको समझाता हूं आपको, चलिए आगे डायग्राम बना के देखते हैं। फिलहाल आप जैसे यहां पर ये समझ सकते हैं, जो विड्थ की बात हो रही है वो ये चीज थी। विड्थ क्या थी, दिस वाज योर विड्थ, यहां से आपका कॉन्टिनेंटल जो है ये है शेल्फ, ये विड्थ है, ठीक है। पहले तो आप यहां पर ये समझ जाइए कि विड्थ क्या होती है, दिस इज विड्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, ये विड्थ है, इस बात को आप समझिए। फिर मैं आपको ये समझाता हूं कि ये एंगल का क्या बारे में क्या बताया गया है, ठीक है ना। एंगल देखिए, अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस तरीके से है, तो ऐसे करके जो ये वाला लाइन है, ठीक है, ये एंगल की बात हो रही है, दिस इज द एंगल व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जितना ज्यादा आगे की तरफ को होगा, यानी कि ये चीज क्या हो गई, दिस अगेन बिकम योर, ये विड्थ हो गई कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, ठीक है ना। तो विड्थ जितनी ज्यादा होगी आप उतना समझ सकते हैं कि एंगल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और 1 in 500 का मतलब है कि अगर ये वाला जो रीजन है, ये वाली जो मतलब विड्थ है, ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं, अगर ये विड्थ 500 है, ठीक है, तो जो ये डेप्थ आ रही है, ये डेप्थ जो आ रही है दिस इज 1 in 500, ठीक है। तो जो ये एंगल बनेगा दिस इज 1 in 500, मतलब अगर किसी को थोड़ा बहुत मैथ्स का इतना तो आई थिंक नॉलेज आप लोगों को होगा, ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल होता है दैट इज tan थीटा, ठीक है। अगर इस एंगल को मैं थीटा से डिनोट करूं तो tan थीटा इज 1/500, ठीक है, बिकॉज tan थीटा इज नथिंग बट योर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा 1/500 मतलब हो गया ग्रेडियंट ऑफ, दिस डिनोट्स ग्रेडियंट ऑफ 1 in 500, ठीक है, कि अगर हम 500 आगे बढ़ रहे हैं तो जो डेप्थ आ रही है वो 1 की आ रही है, दैट मीन्स योर 1/500, ठीक है, दिस इज योर tan थीटा, ठीक है। समझ गए इस बात को आप, बहुत आसान है समझने के लिए। और ये बात आप यहां से समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतना ही एंगल कम होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसको क्या लिखा गया है, यहां तक हम बात समझ चुके हैं। इसके बाद मैनी रिगार्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट सबमर्ज्ड ड्यू टू द राइज इन द सी लेवल, ठीक है। मैनी रिगार्ड मतलब बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे इस तरीके के जो ज्योग्राफर्स हैं, जो ओशियनोग्राफर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये किसका पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, जो क्या हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है। सबमर्ज हो चुका है मतलब पानी के अंदर ये डूब चुका है, पहले ये पानी के बाहर होगा और अब ये पानी के अंदर डूब चुका है। कब, जब सी लेवल क्या हुआ, राइज हुआ। कैसे, जब क्लोज ऑफ द आइस एज, ठीक है, जब आइस एज का मतलब अंत हो रहा था, जब टेम्परेट लेटीट्यूड्स पर क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा, जब क्लाइमेट वार्मर हुआ तो आइस मेल्ट हुई, और आइस मेल्ट होने से क्या हुआ कि सी लेवल जो था वो सेवरल 100 फीट तक बढ़ गया, ठीक है। और सेवरल 100 फीट तक टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, सेवरल 100 फीट तक अगर वाटर का लेवल बढ़ेगा तो क्या है कि जो एरिया पहले पानी के बाहर था, यानी कि पहले वो कॉन्टिनेंट का रीजन था, अब वो पानी के अंदर डूब गया, ठीक है। तो दैट इज ओनली बिकम अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब कुछ ओशियनोग्राफर्स या ज्योग्राफर्स का इस तरीके का मानना है। Some smaller continental shelf could have been caused by wave erosion where the land is being eroded by the sea as shown in figure 93, ठीक है। फिगर 93 में एक चीज दिखाई गई है कि कुछ जो छोटे कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं, ठीक है, वो वेव इरोजन से भी बने हो सकते हैं। इरोजन का मतलब क्या है, हम लोग पिछले चैप्टर में जो हमारा लास्ट टू लास्ट चैप्टर था जहां पर हम लोग कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर हमने देखा था कि इरोजन की वजह से भी जो है इस तरीके का कोई अगर क्लिफ वगैरह है वो टूटती है तो उसका जो मटेरियल वगैरह है वो हटेगा, जिसमें हमने बात करी थी वेव कट प्लेटफॉर्म वगैरह की, ठीक है ना। तो वेव कट प्लेटफॉर्म इस तरीके से अगर बनता है तो वो भी मतलब एक पार्ट हो सकता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, कुछ लोगों का ये भी मानना है, ठीक है। बाकी कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सच शेल्व्स माइट हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ लैंड डिराइव्ड और रिवर बॉर्न मटेरियल्स ऑन दी ऑफशोर टेरेस, ठीक है। कुछ लोगों का यह मानना है कि इरोजन की वजह से होता है, कुछ लोगों का यह मानना है कि जो ऑफशोर टेरेस वगैरह है वहां पर जो डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा डिपोजिशन ऐसे मटेरियल्स का जो रिवर द्वारा लाया गया है या जो लैंड के द्वारा आया है उसकी वजह से, ठीक है। तो वो जो मटेरियल वहां पर इकट्ठा हुआ है ऑफशोर टेरेसेस में, दैट हैज बिकम दी पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। इसको थोड़ा सा डायग्राम में हम देख लेते हैं।
ये 93 और 94 डायग्राम नेक्स्ट पेज में आप लोगों के लिए दिया हुआ है। ये देखिए, पहले ये क्या था, ये ओरिजिनल प्रोफाइल इस तरीके की बनी थी। अब ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है ये इरोड होकर आप कह सकते हैं कि यहां पर इकट्ठा हो गया। ठीक है, इकट्ठा हो गया यहां पर। तो इकट्ठा होने की वजह से क्या था, मतलब इकट्ठा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा मटेरियल यहां से हट गया एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये वाला रीजन जो पहले ऐसा होगा पूरा का पूरा, अब ये वाला रीजन हट गया, तो यहां पर ये जो पार्ट बन गया है दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करें इस तरीके का रीजन, अगर यहां पर ये इकट्ठा हो जाता है ऑन दी ऑफ शोर टेरेस, तो ये वाला रीजन जो आपका है दिस विल बिकम, अगर हम इस रीजन की बात करें तो दिस विल बिकम योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या बन जाएगा, ये वाला रीजन बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि डिपोजिशन से भी बना हो सकता है, इरोजन से भी बना हो सकता है, और या फिर जो आइस एज की वजह से, यानी कि जो आइस एज खत्म जब हुई, जब टेम्परेचर बढ़ा, जब क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म हुआ, वार्म हुआ, तो उसकी वजह से जो सी लेवल बढ़ा है उसकी वजह से भी हो सकता है। मतलब इट कुड बी अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, इट कुड बी फॉर्म ड्यू टू इरोजनल एक्टिविटीज, इट कुड बी फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशनल एक्टिविटीज। तो ये सारी की सारी जो थ्योरी है वो वैलिड है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर ऑफ ग्रेट ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इनकी ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या ज्योग्राफिकल, या जिसको हम कहते हैं भौगोलिक महत्वता क्या है, कुछ रीजंस यहां पर दिए गए हैं वो देखते हैं। पहला है देयर शैलोनेस इनेबल्स सनलाइट टू पेनिट्रेट थ्रू द वाटर which encourages the growth of minute plants and other microscopic organisms। इनकी शैलोनेस मतलब ये बहुत ज्यादा गहरे तो है नहीं, ठीक है, जो इनकी कम गहराई है उसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है वो इनके थ्रू पेनिट्रेट करती है, और सनलाइट अगर पेनिट्रेट करेगी तो कुछ माइन्यूट प्लांट्स वगैरह हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं जो वहां पर ग्रो कर सकते हैं। दे आर दस रिच इन प्लैंकटन ऑन विच मिलियंस ऑफ सरफेस एंड बॉटम फीडिंग फिशेस थ्राइव। तो वहां पर काफी ज्यादा प्लैंकटन्स वगैरह होंगे, ठीक है, और जो प्लैंकटन्स का कौन यूज करेगा, जो फिश वगैरह है वो। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर देयरफॉर द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बढ़िया फिशिंग ग्राउंड्स हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ही हैं। ठीक है, डीप सी ओशंस वगैरह में इस तरह की फिशिंग वगैरह अच्छी नहीं है। फिशिंग ग्राउंड जो बेटर है वो कहां पर है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर प्लैंकटन्स वगैरह ज्यादा है। अब मछलियां कहां पर होंगी, जहां पर उनको खाना मिलेगा, तो वहां पर इस तरीके के प्लैंकटन्स वगैरह है तो वहां पर मछलियां रहती है, इसलिए वहीं पर बहुत बढ़िया फिशिंग ग्राउंड भी बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है द ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देखा था, द नॉर्थ सी एंड द सुंडा शेल्फ। ठीक, इसके बाद जो इसकी अगली सिग्निफिकेंस है वो है कि देयर लिमिटेड डेप्थ एंड जेंटल स्लोप कीप आउट कोल्ड अंडर करेंट्स एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ टाइड्स। ठीक है, कि इनकी डेप्थ लिमिटेड है और एक जेंटल स्लोप है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि 1 in 500 का जो स्लोप है वो एक जेंटल स्लोप है, बिल्कुल स्टीप स्लोप एकदम से नहीं है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो कोल्ड अंडर करंट्स है, ठीक है, उसको दूर रखता है क्योंकि वहां पर अंडर करंट्स नहीं आ सकते, और जो हाइट ऑफ द टाइड्स है उसको ये बढ़ाता है। तो दिस समटाइम्स हाइंडर्स द शिपिंग एंड अदर मरीन एक्टिविटीज सिंस शिप कैन ओनली एंटर एंड लीव पोर्ट ऑन द टाइड। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो शिपिंग वगैरह है उसको थोड़ा सा हिंड्रेंस मिलेगी, मतलब एक बाधा पहुंचेगी, अदर मैरीन एक्टिविटीज को थोड़ा सा बाधा पहुंचेगी। क्योंकि शिप्स वगैरह जो है वो एंटर कर सकते हैं या फिर लीव कर सकते हैं पोर्ट को जब टाइड होगा तभी। क्योंकि इस तरीके का, अगर मैंने आपको पहले भी ये चीज हम लोग बात करते आए हैं, जहां पर हम लोगों ने इमरजेंट कोस्ट लाइन, सबमर्जेंट कोस्ट लाइन की बात की थी, तो वहां से भी आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि जहां पर अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा वाइड होगा, वहां पर शिप्स वगैरह उतनी आसानी से नहीं आ सकते। ठीक है, वो फिर टाइड वगैरह का ही यूज करके ही आ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सी पोर्ट्स इंक्लूडिंग साउथहैम्पटन, लंदन, हैम्बर्ग, रॉटरडैम, हांगकांग एंड सिंगापुर आर लोकेटेड ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। ठीक है, तो इसकी वजह से फायदा क्या है कि टाइड्स वगैरह की हाइट बढ़ जाती है, तो फिर यहां पर इस तरीके की चीजें जो है वो मूव कर सकती हैं, मतलब जो शिप्स वगैरह है वो आ सकते हैं। ठीक है, ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए। इसके बाद एक अगला फीचर है, अगला रिलीफ है, दैट इज योर कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, देखिए, एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होगा वहां पर एब्रप्ट चेंज है ग्रेडियंट का टू अबाउट 1 in 20 फॉर्मिंग द कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, इसको डायग्राम में आप देखिए क्या चीज है, ये देखिए, जहां पर ये कॉन्टिनेंटल एज है, यानी कि जहां पर ये शेल्फ खत्म हो रहा है, वहां से इस तरीके का एकदम से डीप आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिप आ रहा है, तो दैट इज ओनली नोन एज योर कॉन्टिनेंटल स्लोप। यानी कि अगर मैं आपको उसको नीचे डायग्राम में समझाऊं, जैसे यहां तक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहां तक आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्रेडियंट है वो बहुत ही कम है, या फिर स्लोप जो है वो काफी जेंटल है। इसके बाद एकदम से क्या होगा, ये ऐसे डिप हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ऐसे डिप हो जाएगा एकदम से।
ठीक है, ऐसे। तो यहां पर क्या होगा कि आप एंगल आप समझ सकते हैं, दिस एंगल विल बिकम ये वाला, जैसे कि अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा था तो ये वाला एंगल हमारा हो गया सपोज करिए फाई, ठीक है, एंड दिस फाई इज नथिंग बट tan फाई विल बी इक्वल टू 1/20, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा, दिस एंगल विल बी वेरी मच हाई एज कंपेयर टू दिस थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर बताई गई है कि जो एब्रप्ट डिप आ रहा है दैट इज योर कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक। इसके बाद अगला हो जाएगा डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन मतलब जो समुद्र के बीचों बीच में जाके अब एक प्लेन एरिया आ रहा है वो, ठीक है। दिस इज द अंडुलेटिंग प्लेन लाइंग 2 to 3 माइल्स बिलो द सी लेवल। समुद्र के जो लेवल है, जो समुद्र का तल है, उससे 2 से 3 मील नीचे होगा और ये कवर करेगा जनरली 2/3 ऑफ द ओशन फ्लोर, जनरली टर्म्ड द अबाइसल प्लेन। इसको अबाइसल प्लेन भी बोला जाता है। एनसीईआरटी में हम लोगों ने इसको डीप सी प्लेन नाम से भी पढ़ा है, अबाइसल प्लेन के नाम से भी पढ़ा है, ये चीज सेम है, ठीक है। इट वॉज वंस थॉट टू बी फीचरलेस बट मॉडर्न साउंडिंग डिवाइसेज रिवील दैट द अबाइसल प्लेन इज फार फ्रॉम बीइंग लेवल, ठीक है। मतलब बहुत समय तक इस तरीके की चीजें जो है मानी जाती थी, सोची जाती थी कि ये जो अबाइसल प्लेन है ये वाकई में प्लेन होगा, इसमें और कोई फीचर्स नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारी मॉडर्न साउंडिंग डिवाइसेस हमने यूज करे हैं उसके थ्रू हमें पता लगा है कि ये जो अबाइसल प्लेन या जो डीप सी प्लेन है दे आर फार फ्रॉम बीइंग लेवल, यानी कि ये लेवल नहीं है, ये बिल्कुल समतल नहीं है। दे हैव एक्सटेंसिव सबमरीन प्लेट्यूज हैं, इसमें रिजेस हैं, ट्रेंचेस हैं, बेसिन्स हैं एंड ओशियनिक आइलैंड्स हैं जो राइज करते हैं अबव द सी लेवल इन द मिड्स ऑफ द ओशियंस। जैसे कि हम लोगों ने ये 2 एग्जांपल जो दिए हुए हैं वो देखे हैं, ठीक है। कहां पर है ये? अटलांटिक ओशन में आप लोगों को अगर ध्यान होगा हमने अजोर्स भी देखा है, हमने एसेंशन भी देखा है, एसेंशन के साथ अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सेंट हेलिना भी देखा है, ठीक है। तो ये तरीके के जो चीजें हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को रोज ये चीज बोल रहा हूं, समझा रहा हूं कि जिस तरीके से मैप वगैरह का हम लोग बीच बीच में यूज करते हैं वो एक अच्छी टेक्निक है, ठीक है। उससे आप लोगों को चीजें जो है, जैसे मैंने अब यहां पर ये चीज बोली, जिन लोगों ने वो आइलैंड्स वाला मैप देखा होगा, खैर हमने ये 2 आइलैंड्स के बारे में तो जब वॉल्केनो का चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग वहां पर भी बात की थी, लेकिन अगर वो तो खैर चलिए काफी पुराना चैप्टर हो गया। लेकिन जिसने हाल ही में जो पिछला हमारा चैप्टर था अबाउट द आइलैंड्स, वहां पर हम लोगों ने इन आइलैंड्स की बात की थी। ऑन द अटलांटिक ओशन अजोर्स था, देन वी हैव द एसेंशन आइलैंड्स, द सेंट हेलिना जहां पर हमने बात की थी। तो जिन लोगों ने अगर वो लेक्चर देखा है तो जैसे ये वर्ड यहां पर आए तो उनके माइंड में वो पिक्चर फिर से क्लिक हुई होनी चाहिए, ठीक है। एंड आई होप कि अगर आप चीज़ों को सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो आप लोगों के माइंड में वो पिक्चर वगैरह ज़रूर क्लिक होगी। और वही मेरा मकसद है, उस तरीके के मैप वगैरह का जो वर्क है उसको करने का मकसद यही है कि चीज़ें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल अच्छे से और एकदम तुरंत क्लिक करें, ठीक है। तो इसी तरीके का जो मैप वर्क है अभी हम आगे एक्सटेंसिव तरीके से बिल्कुल एक कोर्स के फॉर्म में ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। उसको लेकर आप लोगों की डिमांड अच्छी खासी है तो वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो चीज़ हमने यहाँ पर अभी तक पढ़ी है वो एटलीस्ट आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए कि जो डीप सी प्लेन या जो अबाइसल प्लेन है वो प्लेन नहीं है, ठीक है। अपने आप में अगर हम कहें तो वो प्लेन नहीं है, उसमें काफ़ी तरीके के इस तरीके के फीचर्स वगैरह हैं कि सबमरीन प्लेट्यूज हैं, रिजेस हैं, ट्रेंचेस मतलब गड्ढे वगैरह हैं, बेसिन्स हैं, ठीक है, ओशनिक आइलैंड्स वगैरह भी उसमें है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ओशन डीप्स की। ओशन डीप्स का मतलब क्या है? दीज आर द लॉन्ग नैरो ट्रेंचेस दैट plunge as great ocean deeps to a depth of 5000 fathoms और 30,000 फीट, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये खाई है, जिसको खाई बोला जाता है ना, ये खाई है, ठीक है। या देख सकते हैं यहां पर जैसे ये प्लेन मान लीजिए आप, अब इस प्लेन में आप देख सकते हैं कितना बड़ी ये गहराई है, ठीक है। तो ये आपके एक तरीके से क्या हो गई, दिस इज योर ओशनिक डीप, ठीक है, यानी कि डीप ट्रेंचेस जिनको बोला जाता है। तो कॉन्ट्ररी टू अवर एक्सपेक्टेशन मोस्ट ऑफ द डीपेस्ट ट्रेंचेस आर नॉट लोकेटेड इन द मिड्स ऑफ द ओशन। अब हमें ये लग सकता है, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी ये उम्मीद हो सकती है कि कुछ जो डीपेस्ट ट्रेंचेस हैं वो कहां पर पाए जाएंगे, ओशन के मिड में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर मोस्ट ऑफन फाउंड क्लोज टू द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में कॉन्टिनेंट्स के पास इस तरीके की डीप ट्रेंचेस जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं जो पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न साइड है, यानी कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसका जो वेस्टर्न साइड है, वहां पर इस तरीके की डीप ट्रेंचेस वगैरह बहुत ज्यादा है, ठीक है। वेयर सेवरल डीप ट्रेंचेस हैव बीन साउंडेड, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नोन ओशन डीप इज द मैरियाना ट्रेंच नियर गुआम आइलैंड विच इज मोर देन 36,000 फीट डीप, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ये डीपेस्ट ट्रेंच है, गुआम आइलैंड्स के पास पाई जाती है, ये भी
पैसिफिक ओशन में ही है। एंड वी कैन सी फ्रॉम दिस दैट द ओशन ट्रेंचेस आर ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द लैंड। लैंड पर अगर हम हाईएस्ट माउंटेन की बात करें तो हमें पता है कि हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो 8,848 मीटर, ठीक है, 8848 मीटर की हाइट। अगर हम उसको कन्वर्ट कर लें फीट में तो दिस कम्स आउट टू बी 29,028 फीट। और उसके अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो जो ट्रेंच है वो ज्यादा गहरी है, ठीक है। इसके बाद कुछ अदर नोटेबल ओशियंस डीप और भी हैं, जैसे कि मिंडानाओ डीप है 35,000 फीट पर, टोंगा ट्रेंच है 31,000 फीट पर, और जो जापानीज ट्रेंच है 28,000 फीट पर। ये सारे के सारे कहां पर है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो आज इसको इतना ही रखते हैं हम लोग। इसमें जो आगे ओशनिक डिपॉजिट्स के बारे में है, जो मैंने आपको वर्ड बताए थे, दैट इज योर ऊज क्या होता है, मड क्या है, क्ले क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आगे हम लोग चल के बात करेंगे सैलिनिटी ऑफ द ओशन को लेकर, यानी कि जो उसमें नमक वगैरह होता है उसके बारे में। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर ऑफ द ओशन। फिर कुछ मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट्स के बारे में हमने बात करनी है कि अटलांटिक ओशन का मूवमेंट कैसा है, पैसिफिक ओशन का मूवमेंट कैसा है, इंडियन ओशन का मूवमेंट कैसा है। ये सारा का सारा हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि आई एक्सपेक्ट कि अराउंड 3 लेक्चर के आसपास और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, लेकिन 3 चैप्टर में मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा समय के लिए इस बुक को जो है विराम देंगे। कोर्स तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोर्स हमने आप लोगों को पहले ही बताया था, दिस इज ओनली द कोर्स ऑफ पार्ट 1, जहां पर हम लोगों ने फिजिकल वाला जो पार्ट है इसका वो कंप्लीट कर लिया है। जो इसका बाकी क्लाइमेटोलॉजी और वेजिटेशन वाला पार्ट है वो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, इस बुक का सेकंड पार्ट है वो, तो उसको सेकंड कोर्स में ही हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन फिलहाल इस कोर्स को जो है आगे अभी नहीं बढ़ाया जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस बुक को हम लोग फिलहाल यहीं पर पॉज करेंगे और कुछ और कोर्स जो ज़्यादा डिमांड पे है उसको स्टार्ट किया जाएगा। और अगर आप लोगों की डिमांड इसको लेकर भी अगर अच्छी रहेगी, ठीक है, तो फिर इसको वापस से रिज्यूम कर लिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों का डिमांड इस कोर्स को लेकर है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बुक को आगे कंटिन्यू किया जाए, तो आप लोग अपनी डिमांड जो है वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसके थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, जहाँ पर भी हो सकता है, आप अपनी जो एक प्रेजेंस है, अपना जो एक डिमांड है उसको आप नोट करवाइएगा, ताकि जितनी ज़्यादा डिमांड इस पर आएंगी फिर उस तरीके से इस कोर्स को आगे रिज्यूम किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को जो है वो ओशनिक डिपॉजिट से आगे बढ़ाएंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, साथ ही नोट्स और क्विजेज भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द वहाँ पर अपडेट कर दिए जाएंगे, ताकि आप लोग वीडियोस के थ्रू पढ़ सकें, नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकें, और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को एसेस कर सकें। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी हमसे ज़्यादा कांटेक्ट करने के लिए अगर आप कोई भी बात पूछना चाहें, कुछ भी बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।